Hello everyone, welcome to the conference. Hope you all are doing very well. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी सप्लाई के क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। देखिए दो तरीके के टूल्स होते हैं जिनसे हम क्रेडिट को कंट्रोल कर सकते हैं, एक क्वांटिटेटिव एक क्वालिटेटिव। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे क्वांटिटेटिव टूल्स के बारे में। क्वांटिटेटिव टूल्स अमाउंट ऑफ मनी, जो भी इकॉनमी में मनी का सर्कुलेशन है, जो उसकी अमाउंट है, उसका वॉल्यूम है, उसको अफेक्ट करता है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक रेट के बारे में। तो बैंक रेट जनरली 1997 तक बहुत ऑफन यूज़ हुआ। ये वो रेट है जिस पे जो हमारा सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो कॉमर्शियल बैंक्स को लोन प्रोवाइड करता है। द रेट एट विच आरबीआई गिव लोन टू द कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। कोलेट्रल और विदाउट, मतलब कोलेट्रल मीन्स क्या होती है, सिक्योरिटी, जिसको रखकर आप लोन लेते हो, तो उसके बिना भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर बैंक रेट में इंक्रीज़ होता है तब क्या होगा। देखिए बैंक रेट क्या है, जिससे कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई से लोन मिल सकता है। तो अगर ये रेट को हम इंक्रीज़ कर, मतलब आरबीआई इसको इंक्रीज़ कर देगी, तो इसके इंक्रीज़ होने से क्या है कि बैंक्स को मतलब कि बोरोइंग महंगी मिलेगी। जब उनको कॉस्टलियर मिलेगी तो वो पब्लिक को उसको और ज़्यादा कॉस्ट करके देंगे, मतलब उनका लेंडिंग रेट और बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से इकॉनमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी। और इस पॉलिसी को, मतलब जिस भी पॉलिसी से इकॉनमी में लिक्विडिटी कम होती है, उसको क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो अगर बैंक रेट को हम बढ़ा देते हैं तो इकॉनमी में क्या हो जाएगा, बोरोविंग कॉस्टलियर हो जाएगा, जिसकी वजह से लिक्विडिटी रिड्यूस हो जाएगी। और इस पॉलिसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। और अगर इसको डिक्रीज़ कर देंगे तब हम कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करें, मतलब इकॉनमी कौन सी पॉलिसी अडॉप्ट करे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं दूसरा टूल्स क्या है, रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो। देखिए इसके अंदर दो पार्ट है, कैश रिजर्व रेशियो और स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये जनरली क्या है, रिजर्व से क्या मतलब है कि जितना जो रिक्वायर्ड रिजर्व है, मीन्स कि इतना रखना ही रखना है, ये फिक्स्ड अमाउंट जो रखना है, आइदर बैंक अपने पास रखेगा, रिजर्व करके रखेगा, या फिर आरबीआई के पास रखेगा। तो इसमें बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो। तो सीआरआर क्या है, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सीआरआर बोलते हैं। Proportion of net demand and time liability that commercial bank have to keep with RBI in the form of cash। मीन्स कि नेट डिमांड एनडीटीएल का वो प्रपोर्शन जो कॉमर्शियल बैंक आरबीआई के पास रखता है, वो क्या होता है, सीआरआर। देखिए नेट डिमांड क्या होता है, एक टोटल डिमांड होता है, एक नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी होता है। जैसे बैंक, कोई भी बैंक है, ठीक, सपोज करिए एक बैंक है ए, उसके पास जितना भी टोटल डिपॉजिट आया है, ठीक, उसमें कुछ प्रोपोर्शन वो होता है। जैसे 1200 डिपॉजिट आया, तो 800 डिपॉजिट हो सकता है कि बैंक ने किसी और बैंक में रख दिया हो, तो वो नेट डिमांड में नहीं आता। बैंक के पास जो सिर्फ बैंक के पास डिपॉजिट है, उसको क्या बोलते हैं हम, नेट डिमांड। सपोज करिए 1200 पूरा आया, और 1200 में 800 या 400 जो है, इसने बी बैंक के पास रख दिया है। तो 1200 माइनस 800, जो 400 होगा, वो क्या होगा, एनडीटीएल। तो प्रोपोर्शन ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लेबिलिटी, जो कि कॉमर्शियल बैंक किसके पास रखता है, आरबीआई के पास, कैश के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, सीआरआर। इस पे बैंक को कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है, मतलब इस पे कोई भी इंटरेस्ट पेड नहीं होता। ये एक फिक्स रिजर्व होता है जिसको रखना ही रखना होता है। ये जनरली लिक्विडिटी को मेंटेन करने में या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है, जो हर बैंक को, हर कॉमर्शियल बैंक को आरबीआई के पास रखना मैंडेटरी होता है। इसके बाद बात करते हैं कि अगर सीआरआर बढ़ेगा तो ऐसे ही, अगर जो भी बैंक, अगर ये प्रोपोर्शन, अगर ज़्यादा बैंक अपने जो भी डिपॉजिट आई है, अगर उसका ज़्यादा प्रोपोर्शन आरबीआई के पास रखना पड़ेगा, तो इट मीन्स बैंक के पास लोगों को उधार देने के लिए, लेंडिंग करने के लिए पैसे कम हो जाएंगे। तो जब पैसे कम हो जाएंगे तो बैंक उसका लेंडिंग रेट बढ़ा देगा। तो इसकी वजह से इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, और इसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। तो मतलब किसी भी रेट में अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। क्यों? क्योंकि ये इकॉनमी में मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है। इसके बाद आप ये पढ़ लीजिएगा, यही सब चीज़ें लिखी हैं। और डिक्रीज़ करने को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब बात करते हैं दूसरा रिजर्व रेशियो क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या है, इस जैसे सीआरआर क्या होता है, बैंक जो आरबीआई के पास रहता है, और एसएलआर क्या होता है, प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी, जो कि बैंक अपनी मतलब एसेट के फॉर्म में खुद के पास रखता है। और वो एसेट कौन होते हैं, उनको एसएलआर एसेट बोलते हैं। जनरली इसमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स आते हैं, और पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के बॉन्ड आते हैं। इसके बाद इसमें गोल्ड आता है, और हाईली रेटेड प्राइवेट बॉन्ड आते हैं। हाईली रेटेड प्राइवेट बॉन्ड क्या है कि जो भी हमारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, इकरा वगैरह, उनके द्वारा जो रेटेड होता है उसको बोलते हैं। और गोल्ड और कैश,
मीन्स कि टोटल डिमांड और टाइम लायबिलिटी का वो प्रोपोर्शन जो बैंक अपने पास रखता है, आइदर इन दीज फॉर्म, ये गवर्नमेंट बॉन्ड या इनके फॉर्म में, या गोल्ड या कैश के फॉर्म में, वो क्या कहलाता है, एसएलआर। तो बस इतना याद रखिएगा कि टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का वो प्रोपोर्शन जो बैंक अपने पास रखता है उसको हम एसएलआर बोलते हैं, और नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी का वो पोर्शन जो बैंक आरबीआई के पास रखता है इन कैश फॉर्म में, वो कैश फॉर्म में होगा, वो सीआरआर होगा। यहाँ पे टोटल डिमांड की बात की गई है और सीआरआर में नेट डिमांड की बात की गई है। सिमिलरली अगर एसएलआर में इंक्रीज होगा तो बैंक लेंडिंग एबिलिटी उसकी रिड्यूस होगी और उसको कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहेंगे। इसके बाद बात करते हैं जो तीसरा टूल्स है क्वांटिटेटिव टूल्स का, वो क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओएमओ। It refers to buying and selling of government bonds by RBI in the open market to control liquidity। ये जनरली क्या, ओपन मार्केट में क्या होता है कि लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा परचेज करना बॉन्ड का या सेल करना, ये क्या कहलाता है, ओएमओ। जनरली क्या होता है, जैसे अब इकॉनमी में सपोज करिए कि मनी सप्लाई को बढ़ाना है, ठीक है, इकॉनमी में मनी सप्लाई कम है और आरबीआई क्या करना चाहती है, मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना चाहती है। तब क्या होगी, आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज़ कर लेगी। कैसे, जैसे लोगों के पास पैसे होंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होगा बहुत सारा, तो आरबीआई जब गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज़ करेगी तो बॉन्ड के बदले वो क्या देगी, इकॉनमी में पैसे देगी। तो इससे क्या होगा, गवर्नमेंट बॉन्ड आरबीआई के पास चला गया और आरबीआई जो है बहुत सारे जो करेंसीज होंगी, बहुत सारे पैसे कहाँ पे आ जाएगी, इकॉनमी में पैसे आ जाएंगे, मतलब करेंसी आ जाएगी। तो इससे क्या हो जाएगी, मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। और देखिए जब इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होती है तब हम उसको एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक, लिक्विडिटी इंक्रीज़ होना। और अगर वो कम होती है तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी होगी। कैसे याद रखेंगे, एक्सपेंशनरी मतलब एक्सपैंड हो रही है, मनी सप्लाई एक्सपैंड हो रही है, और कॉन्ट्रैक्शनरी मतलब कॉन्ट्रैक्ट होना। तो वो क्या कहलाएगी, कॉन्ट्रैक्टरी मॉनेटरी पॉलिसी। इसमें क्या होता है, बस ये इतना याद रखिएगा कि गवर्नमेंट को जब आरबीआई को जब मनी सप्लाई इंक्रीज़ करना होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड को परचेज़ करती है, क्योंकि जब हम परचेज़ करेंगे कोई चीज़ तो हम उसके बदले में पैसा देंगे, तो जो पैसा देगी वो कहाँ पे जाएगा, इकॉनमी में, तो इकॉनमी में मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके बाद देखिए 1997 में आरबीआई ने दो ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए दो टूल्स को इंट्रोड्यूस किया, एक रेपो रेट और एक रिवर्स रेपो रेट। देखते हैं रेपो रेट क्या है। तो रेपो रेट क्या है, इसका फुल फॉर्म है रीपर्चेज ऑब्लिगेशन। रेपो रेट को रीपर्चेज ऑब्लिगेशंस बोलते हैं। ये क्या है, द फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द रिजर्व बैंक प्रोवाइड ओवरनाइट लिक्विडिटी टू बैंक अगेंस्ट द कोलैटरल ऑफ गवर्नमेंट एंड अदर अप्रूव सिक्योरिटी अंडर द एलएफ। देखिए ये क्या है, वो रेट जिस पे जो रिजर्व बैंक होता है, मतलब जो भी आरबीआई होता है, वो किसको लोन देता है, कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट मतलब वन डे के लिए लोन देता है। और किस बेसिस पे, कोलैटरल के अगेंस्ट में। देखिए जो जैसे बैंक रेट है वैसे ही रेपो रेट है, लेकिन बैंक रेट और रेपो रेट में क्या डिफरेंस है कि रेपो रेट जो होता है वो ओवरनाइट के लिए होता है, दूसरा यहाँ पे कोलैटरल रखना ही रखना होता है। जनरली रीपर्चेज ऑब्लिगेशन अगर देखा जाए तो उसका मतलब ये होता है कि सपोज करिए कोई एक बैंक है, वो आरबीआई के पास एक बॉन्ड को रख कर है, ठीक है, ये बॉन्ड क्या हो गया, ये कोलैटरल हो गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई, ठीक, बॉन्ड को रखा है। अब ये बॉन्ड की कीमत सपोज करिए 100 है, 100 प्लस जो भी रेपो वैल्यू है, ये इतनी इसकी कीमत है। जब ये आरबीआई के पास उसको दिया तो आरबीआई ने जैसे तुरंत देकर आए तो आरबीआई ने इनको बॉन्ड ले लिया और 100 रुपीज़ वापस कर दिया। अब जब 100 रुपीज़ मिल गया, बैंक को क्या चाहिए था, सिर्फ पैसे चाहिए थे, बॉन्ड रख दिया। अब जब दूसरे दिन बैंक आरबीआई के पास वापस आएगा तो बैंक जो है अपना बॉन्ड, अपना जो कोलैटरल रखा है वो ले लेगा वापस, और आरबीआई को 100 प्लस जो रेपो वैल्यू है वो दे देगा। देखिए पहले बॉन्ड दिया तो आरबीआई ने 100 रुपीज़ सिर्फ वापस किया, ठीक है, फिर जब दोबारा बॉन्ड लेने जाएगा, बॉन्ड एक तरीके से आप ये समझिए जो भी लोग गिरवी नहीं रख देते कुछ, बस वो पेपर है। तो जब हम लोग कुछ भी चीज़ें रखने जाते हैं, सपोज़ करिए कोई कंगन है, ठीक है, गोल्ड का कंगन है, इसको रखने गए हम, तो उसकी जो नॉर्मल वैल्यू थी 100 रुपीज़ मान लीजिए, और रेपो वैल्यू हटा दीजिए, वो आरबीआई ने हमको तुरंत वापस कर दिया। बट जब हम दोबारा अपने कंगन लेने गए तो हम इंटरेस्ट भी कुछ देंगे ना, तो वही ये रेपो वैल्यू है। तो गवर्नमेंट जिस भी रेट पे कॉमर्शियल बैंक को ओवरनाइट और वो लोन देती है, वो क्या कहलाता है, रेपो रेट। लेकिन इसमें कोलैटरल होना ही चाहिए, मतलब कोलैटरल के बिना ये लोन नहीं प्रोवाइड करती है।
इसको हम लोग पॉलिसी रेट भी बोलते हैं, क्योंकि जनरली बस यही रेट होता है जो कि आरबीआई या एमपीसी जो है वो डिसाइड करती है। बाकी सारे रेट जो थे इसके साथ एडजस्ट होते हैं, तो इसको पॉलिसी रेट भी बोलते हैं। बाकी सबकी तरह भी रेपो रेट अगर इंक्रीज होगा तो लोन कॉस्टलियर होगा, लोन कॉस्टलियर होगा तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, और इसका जस्ट अपोजिट एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी होगा। इसके बाद बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। तो रिवर्स रेपो रेट क्या है, देखिए रेपो रेट का ही अपोजिट एक तरीके से रिवर्स रेपो रेट है। जैसे रेपो रेट में क्या करते हैं कि आरबीआई सॉरी जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई से लोन लेते हैं ओवरनाइट के लिए। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है, अगर आप इसको याद करना चाहते हो तो आप ये मान लीजिए कि जिस रेट पे आरबीआई कमर्शियल बैंक से लोन लेती है, बट ये डेफिनेशन सही नहीं होगी, क्योंकि आरबीआई लोन नहीं लेती। आरबीआई जनरली वो पैसे इसलिए लेती है वहाँ से कि जो भी बैंक है उनके पास सरप्लस होता है, तो अगर बैंक के पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो वो बहुत ज़्यादा लोन देंगे। जब लोन्स देंगे तो इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो कभी कभी आरबीआई क्या करती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए ओवरनाइट बेसिस पे बैंक से ये बोलती है, कमर्शियल बैंक से ये बोलती है कि आप अपना पैसा हमारे पास रखिए और हम आपको उस पर इंटरेस्ट देंगे। मतलब बैंक जो है उस पर भी इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है। लेकिन इसमें भी क्या, इसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, आरबीआई जो है वो सिक्योरिटीज़ भी रखती है। तो ये क्या है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई एब्जॉर्ब्स लिक्विडिटी ऑन एन ओवरनाइट बेसिस फ्रॉम बैंक अगेंस्ट द कोलेट्रल। तो इसमें कोलेट्रल आरबीआई कोलेट्रल देती है, और जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास पैसे रखती है, जो भी उनके पास सरप्लस अमाउंट में पैसा होता है, और उसकी जगह पे आरबीआई उनको इंटरेस्ट देती है। तो आप याद करने के लिए ये भी याद कर सकते हैं कि द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। बट जनरली आरबीआई ये क्यों करती है, लिक्विडिटी को एब्जॉर्व करने के लिए। इन अप्रैल 2022 में क्या हुआ था कि आरबीआई ने ओवरनाइट रिवर्स रेपो रेट जो होता है उसको सस्पेंड कर दिया था, और उसकी जगह पे क्या लेकर आते हैं, एसडीएफ, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ये क्या होता है, बात करते हैं। देखिए एसडीएफ जो होता है वो भी जो रिवर्स रेपो रेट है वो वही होता है, लेकिन बस ये क्या होता है कि ये वो रेपो रेट से 0.25% बिलो होता है। Under SDF, RBI allowed the bank to deposit their excess reserve on an overnight basis with RBI at rate of interest which is 0.25% below repo rate। मतलब जो SDF होता है वो रेपो रेट से 0.25% बिलो होता है, और इसको हम लोग फ्लोर रेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इससे नीचे कोई भी रेट नहीं होता है। ये रेपो रेट से कितना होता है, इसको आप हमेशा याद करिएगा, क्योंकि रेपो रेट ही निकलता है, फिर इसके बाद बाकी सारा एडजस्ट होता है। इससे 0.25% बिलो होता है कौन, एसडीएफ। तो एसडीएफ भी वही होता है, बस ये क्या होता है, रेपो रेट से कम होता है। इसके बाद बात करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखिए मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक तरीके से रेपो रेट की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, रिफर्स टू द फैसिलिटी। ये वो फैसिलिटी है जिसमें शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जो भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं वो एडिशनल अमाउंट, मीन सपोज करिए जो भी बैंक है, ठीक है, उनके पास कोई कोलैटरल नहीं है देने के लिए, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी लेकिन उनको अभी भी चाहिए, मतलब उनको, क्योंकि जो रेपो रेट होता है उसमें फिक्स्ड अमाउंट भी फिक्स होता है, एनडीटीएल कुछ फिक्स कर देते हैं। तो इस एमएसएफ में क्या होता है, जब बैंक के पास कोलैटरल नहीं होता रखने के लिए लेकिन उनको एडिशनल अमाउंट की ज़रूरत है, तो उसमें क्या करते हैं कि वो एमएसएफ के बेसिस पे ले सकते हैं। इसमें लोग कोलैटरल की जगह पे क्या करते हैं, जो भी बैंक के पास एसडीआर होते हैं, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटीज़ जो होती है, एसडीएफ होते, सॉरी एसएलआर होता है जो, तो एसएलआर की सिक्योरिटीज़, एसएलआर को रख कर ये ओवरनाइट बेसिस पे आरबीआई से लोन ले सकते हैं। तो एमएसएफ में सिर्फ क्या हो सकता है कि बैंक एज अ कोलैटरल एसएलआर सिक्योरिटीज़ को भी रख कर लोन ले सकते हैं। और एमएसएफ क्या होता है, ये रेपो रेट से 0.25% अबव होता है। देखिए एसडीएफ रेपो रेट से 0.25% कम पे होता है, और एमएसएफ ऊपर होता है, प्लस पे होता है। इसको हम लोग पेनल्टी रेट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये रेपो रेट से फिक्स हो ऊपर, मतलब थोड़ा सा 0.25% अबव होता है। और इसमें क्या करते हैं, एसएलआर होल्डिंग जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो होती है, उसकी होल्डिंग्स को हम लोग रख कर एज अ बैंक जो है एज अ कोलेट्रल उसको रख कर यहाँ आरबीआई से लोन ले सकते हैं। इसके बाद जो भी रिसेंट की एमपीसी कमेटी के द्वारा जो भी रेट हैं वो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए ये जनरली चेंज होता रहता है, तो आपका जब भी जो भी एग्ज़ाम होगा आप उससे पहले आरबीआई की वेबसाइट को देख कर जाइएगा। तो अभी करंट बेसिस पे देखिए तो रेपो रेट 5.50% है। अब देखिए सपोज़ करिए रेपो रेट को अगर बढ़ा दिया जाए तब क्या होगा, अगर ये 6% हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है
कि जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनको आरबीआई से लोन महंगा मिलेगा। जब उनको महंगा मिलेगा तो वो पब्लिक को महंगा देंगे, जब पब्लिक को महंगा देंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा-सा मतलब धीरे-धीरे सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी, तो वो क्या कहलाएगा, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। तो इन सारे जो भी रेट हैं, अगर ये डिक्रीज़ करते हैं, अगर ये इंक्रीज़ करते हैं, तो जनरली क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी ही होगी, ठीक। और इसके बाद कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट हो गया। स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी क्या होती है, जो रिवर्स रेपो रेट की तरह ही होती है, लेकिन इसमें एज अ कोलेट्रल मतलब यूज़ कर भी सकते हैं। इसमें जनरली आरबीआई कोलेट्रल के बिना भी ले सकती है। एमएसएफ क्या होता है, ये रेपो रेट की तरह होते हैं। इसमें जो बैंक होते हैं अगर उनके पास कोलेट्रल नहीं है तो वो क्या रख सकते हैं, एसएलआर की सिक्योरिटीज़ को रखकर लोन ले सकते हैं ओवरनाइट बेसिस पे। बैंक रेट क्या है, ये पहले यूज़ होता था 1997 तक, अब बहुत कम है। बैंक रेट, रेपो रेट और एमएसएफ, ये तीनों क्या होते हैं, एक ही चीज़ होते हैं जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से लोन लेती है। लेकिन बैंक रेट में कोलेट्रल की नीड नहीं होती है इतनी, रेपो रेट में कोलेट्रल रखना ही पड़ता है, और एमएसएफ में एडिशनल अमाउंट लेने के लिए हम एसएलआर को रख कर लोन ले सकते हैं। इसके बाद रिवर्स रेपो रेट, जिससे आरबीआई जो है एक्सेस सरप्लस अमाउंट को एब्जॉर्व करती है, मतलब बैंक का रखती है और उनको इंटरेस्ट देती है, वो रिवर्स रेपो रेट होता है। ये 3.35% है। सीआर जो है 3.75% है और एसएलआर 18% है। तो आप अगर रेपो रेट है तो देखिए एसडीएफ क्या होता है 0.25% उससे कम, और एमएसएफ क्या होता है 0.25% उससे ज़्यादा, और बैंक रेट भी जनरली एमएसएफ के बराबर होता है। और बाकी सारी चीज़ें आप इसको एग्ज़ाम के पहले देख कर जाइएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको इन सारे रेट से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। And that's all. Thank you so much. If it really helps you, then please do like, share, comment, and thank you so much.